आदिकाल से लेकर अब तक के समय के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे, अगर आप जानकारी लेंगे, तो आप पाएंगे कि बदलती हुई परिस्थितियां और बदलते हुए लोगों की सोच से जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों का जीवन आसान और सरल हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का जीवन बड़ा ही मुश्किल और कठिन हो जाता है। कुछ लोग समझदार से मूर्ख बन जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग मूर्ख से विद्वान की श्रेणी में आ जाते हैं। आज आप सभी लोगों को एक ऐसी कहानी से ही परिचय कराएंगे जिनमें आप सभी लोगों को यह ज्ञात होगा कि कैसे एक मूर्ख आदमी विद्वान बनकर इस जगत में अपना नाम अमर करता है। जानते हैं एक छोटी सी कहानी से जो महान विद्वान कालिदास के जीवन से संबंधित है। उनके जीवन के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जब वह 5 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया और उनका पालन पोषण एक ग्वाला परिवार ने किया। वह पढ़े लिखे नहीं थे, बचपन से ही वह मंदबुद्धि थे। अपने जीवन के आराम काल में वह एक मूर्ख आदमी थे, लेकिन अपने जीवन के अंत में एक विद्वान के रूप में विख्यात हुए। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान, शकुंतला और मेघदूत उनके प्रसिद्ध नाटक और रचना है। वह बचपन में अपने पालनहार ग्वाले माता पिता की सेवा करते थे, उनके काम काज में हाथ बटाते थे और उन्हें जब भी मौका मिलता था गांव के बगल में काली जी का मंदिर था जिसमें वह जाकर पूजा पाठ भी करते थे। काली जी की पूजा करने की वजह से ही इनका नाम कालिदास पड़ गया। उस समय बनारस के नरेश की एक पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्मा। वह देखने में बहुत ही सुंदर और ज्ञानी थी। विद्योत्मा न कि एक सुंदर कन्या थी बल्कि उस राज्य की राजकुमारी भी थी। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। विद्योत्मा के माता पिता ने विद्योत्मा की शादी के लिए एक लड़का का चयन किया, लेकिन विद्योत्मा ने कहा कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो मुझे शस्त्रार्थ में हरा देगा। जिस लड़के को शादी के लिए देखा गया था उसका नाम वरुचि था। वह देखने में सुंदर भी था और ज्ञानी भी था। जब उस ज्ञानी लड़के को विद्योत्मा के शर्त के बारे में पता चला तो उसे अपने ज्ञान पर भी विश्वास था कि वह विद्योत्मा के सामने जीत जाएगा, और विद्योत्मा के माता पिता को भी इस बात पर भरोसा था कि वह लड़का जीत जाएगा। विद्योत्मा को वरुचि बिल्कुल ही पसंद नहीं था, इसलिए उसने एक शर्त रख दी कि ज्ञान का यह शास्त्र मूक भाषा अर्थात मौन रूप में इशारे में होगा। लेकिन इस शर्त को वरुचि ने सहज स्वीकार कर लिया। तब विद्योत्मा की उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए अंदर से भय होने लगा। अंत में एक दिन विद्योत्मा और वरुचि का आमना सामना हुआ। विद्योत्मा ने कहा कि मैं जो भी प्रश्न पूछूंगी वह इशारे में होगा और उसका उत्तर भी इशारे में ही देना होगा। वरुचि ने विद्योत्मा की बात स्वीकार कर ली और ज्ञान का शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्मा ने प्रश्न के आधार पर उसने अपनी एक उंगली खड़ा की। वरुचि को एक उंगली का मतलब ही नहीं समझ में आया और वह मौन हो गया। नहीं चाहते हुए भी वरुचि को अपनी हार माननी पड़ी। वह बहुत ही अपने आप को अपमानित महसूस किया और उसने मन ही मन यह संकल्प किया कि समय आने पर वह विद्योत्मा से बदला जरूर लेगा। इस शास्त्रार्थ के पश्चात बहुत सारे विद्वान आए, लेकिन कोई भी विद्योत्मा के सामने टिक न सका। सभी विद्वानों को विद्योत्मा के समक्ष अपनी हार माननी पड़ी। वरुचि एक दिन एक ऐसे आदमी को देखा जो पेड़ पर चढ़ा हुआ है और पेड़ की उसी डाली को काट रहा था जिस डाली पर वह बैठा हुआ था। वरुचि ने उस आदमी से कहा कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, जिस डाली पर बैठे हुए हो उसी डाली को काट रहे हो। उस आदमी ने कहा कि मैं जिस डाल पे बैठूं या जिसको काटूं तुम्हें इस बात से क्या परवाह है, जाओ तुम अपना काम करो। वरुचि ने कहा कि तुम कुछ ही समय बाद उस डाली से नीचे गिर जाओगे। जिस आदमी को वरुचि ने बता रहा था वह आदमी कोई और नहीं था बल्कि कालिदास थे। कुछ ही दूर वरुचि आगे गया था, तब तक पेड़ की उस डाली के साथ कालिदास नीचे आ गिरे। कालिदास दौड़कर वरुचि के पास गए और कहे कि एक बात बताओ भाई, तुम्हें कैसे पता था कि मैं नीचे गिर जाऊंगा? क्या तुम कोई ज्योतिषी हो या निश्चित ही कोई बड़े विद्वान हो? कालिदास ने वरुचि के पैर पकड़ लिए और कहे कि जब तुम इतने बड़े जानकार हो, ज्योतिषी हो, तो बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तब वरुचि ने मन ही मन सोचा कि ऐसे मूर्ख और मन बुद्धि की शादी विद्योत्मा से होनी चाहिए। वरुचि ने कालिदास से कहा कि तुम्हारी शादी जल्द ही एक राजकुमारी से होने वाला है, इसके लिए जो मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। कालिदास वरुचि के पीछे पीछे चल दिए।
वरुचि ने कालिदास को विद्वानों जैसे कपड़ा पहनाए और राजमहल की तरफ चल दिए। बीच रास्ते में वरुचि ने कालिदास से कहा कि ध्यान रहे, राजमहल में जाते ही सबसे पहले तुम्हें राजा मिलेंगे। राजा को देखते ही तुम उनके ऊपर पुष्प वर्षा करना और उन्हें स्वस्ति कह करके आशीर्वाद देना। इसके बाद वरुचि और कालिदास दोनों राजमहल में पहुंचे। कालिदास राजा के ऊपर पुष्प वर्षा करके राजा को आशीर्वाद देते समय स्वस्ति के बदले में आयु शब्द का उच्चारण किए। उसके पश्चात कालिदास को अब कुछ भी नहीं समझ में आता है कि इसके आगे क्या करना चाहिए। तब आगे की स्थिति को संभालते हुए वरुचि कहते हैं कि महाराज, यह बहुत ही पहुँचे हुए एक ब्राह्मण विद्वान हैं। इन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। इनका नाम कालिदास है। यह आपकी पुत्री विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने आए हैं। महाराजा ने कालिदास को उच्च विद्वान समझकर विद्योत्मा के साथ शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दे दी। विद्योत्मा और कालिदास का शास्त्रार्थ शुरू हुआ। जैसा कि सबको पता था कि शास्त्रार्थ मूक भाषा अर्थात मौन रूप में होना है। यह सभी बातें पहले से ही कालिदास को बता दी गई थी। शास्त्रार्थ शुरू हुआ और विद्योत्मा ने पहले की तरह उसने सबसे पहले एक उंगली उठाई, जिसका अर्थ था परमात्मा एक है और यही शाश्वत सत्य है। लेकिन कालिदास ने यह सोचा, उसने हमारी एक आँख फोड़ने की बात की है, इसलिए उन्होंने दोनों उंगली उठा दी, जिसका मतलब था कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन विद्योत्मा को यह समझ में आया कि आत्मा और परमात्मा इस सृष्टि में दोनों ही सत्य है। फिर विद्योत्मा ने अपना हाथ का पंजा उठाया, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन कालिदास ने समझा वह झापड़ मारने की बात कर रही है, इसलिए इन्होंने हाथ के पंजे को मुट्ठी का आकार बनाकर दिखाया, जिसका मतलब था कि अगर तुम झापड़ मारोगी तो मैं मुक्का मारूंगा। लेकिन विद्योत्मा ने उस मुट्ठी का मतलब समझा कि जब तक 5 तत्व एक जगह नहीं होते तब तक उनकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है, और इस तरह से वह कालिदास के उत्तर से संतुष्ट हो गई। इस तरह से विद्योत्मा ने कालिदास से अपनी हार स्वीकार कर ली और राजा ने राजकुमारी विद्योत्मा की शादी कालिदास से कर दिया। विवाह के पश्चात कालिदास और विद्योत्मा अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी और विद्योत्मा ने कहा कि वदंती। कालिदास ने उत्तर में कहा पुत्रवती। विद्योत्मा ने कहा कि क्या आपको संस्कृत भाषा नहीं आती? कालिदास ने कहा कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं बिल्कुल ही अनपढ़ हूँ, मैं तो एक गंवार ग्वाला हूँ। इतनी बात कालिदास के द्वारा सुनते ही विद्योत्मा यह समझ जाती है कि उसका विवाह तो छल के साथ कराया गया है, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। विद्योत्मा ने कहा कि तुम इस घर से बाहर चले जाओ और इस घर में दोबारा तभी आना जब तुम्हारे पास ज्ञान हो जाए। कालिदास को विद्योत्मा की यह बात उस समय बहुत ही बुरी लगी और वह घर से बाहर निकल गए। वह अपने जीवन से बहुत ही निराश और उदास थे और वह उसी मंदिर में गए जहाँ पर वह काली जी की पूजा करते थे। अब वह अपना पूरा समय ध्यान और पूजा में लगाते थे। धीरे धीरे वह ध्यान और पूजा में इस तरह लीन होते गए कि काली माँ को उनके अंतर्मन में प्रकट होना पड़ा और उन्होंने कालिदास को ज्ञानी होने का आशीर्वाद दिया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात कालिदास विद्योत्मा के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हुए बोलते हैं, कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, जिसका हिंदी अनुवाद था दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्मा यह आवाज़ सुनते ही समझ गई कि उसके दरवाजे पे कोई बहुत बड़ा विद्वान आया है। वह दरवाजा खोलते ही आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वह विद्वान कोई और नहीं था, कालिदास थे। कालिदास विद्योत्मा को उस ज्ञान प्राप्ति के लिए आभार प्रकट करते हैं। विद्योत्मा कहती है कि इसमें आभार प्रकट करने की क्या जरूरत है, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। लेकिन कालिदास कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी नहीं, पत्नी से पहले मेरी गुरु हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो मैं इतना बड़ा ज्ञानी बना। भले ही मेरे साथ जो तुमने व्यवहार किया वह मेरे लिए बहुत ही दुखदायी था, लेकिन उसका महत्व भी आज मुझे भली बात समझ में आ रहा है। दोस्तों, यह कालिदास का जीवन दर्शन हमें इस तरफ संकेत करता है कि जीवन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे ताने समाज के द्वारा उसका नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, लेकिन उससे उसका बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। कभी कभी आदमी को गलत तरीके से दिया जाने वाला जहर उसके लिए दवा बन जाता है।
इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।